Good afternoon, friends. Today, I am once again in front of you with a new topic on English literature, and today's topic is uh, Chaucer, life, works, and career. तो फ्रेंड्स आज हम जाफरी चासर इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। तो वी विल एक्सप्लोर हिज लाइफ कैरियर, his about information, life information, and his works in brief and his career। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यूजीसी नेट का पेपर जो है अप्रोचिंग है, और बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, या किसी अपने स्टेट सेट के एग्जाम्स के लिए, या बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो भी अपने बुक्स में, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है, नया सेशन जो शुरू हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो वो चाहे आप सेकेंडरी क्लासेस ले लीजिए, आप हायर सेकेंडरी क्लासेस ले लीजिए, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की जो भी क्लासेस हैं, अ, या बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, तो सभी के लिए चासर इज वन ऑफ द यूनिक एंड फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट राइटर in the history of English language and literature. So, friends, let us start our today's topic, where we will discuss briefly about the life, biography, his works and career, and impact of Chaucer on English language and literature in brief. So, friends, for this purpose, I have divided this chapter, uh, this topic into five different parts. So friends, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जाफरी चासर जो है, इनके बारे में हम पढ़ने जाएं तो सबसे पहले बनता तो है कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो चलो कहाँ पैदा हुए बात करेंगे। तो जैसे हम चासर के सामने, आप इनके इन फोटो के साथ आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कि बर्थ जो है इनकी नॉट नाउन है, अननाउन है, नॉट सर्टन, बट डेथ डेट जो है इनकी माना जाता है कि इट वाज 25 अक्टूबर 1400, यानी 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी इनकी ये डेथ डेट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो मुझे सपोर्ट किया है, इसके साथ साथ ही, क्योंकि इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं हम, तो इस शुरू करने से पहले, अगर आप जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ फ्रेंड्स, रियली आप इंजॉय करोगे इसको। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। इसको लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और फ्रेंड्स, लाइक करें, और इसी के साथ लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद जाफरी चासर के साथ। अपनी हम सफर शुरू करते हैं इन इन ए रोमांटिक वे। तो जाफरी चासर जो है, इनकी लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, और कैरियर के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। इसके साथ ही में अपने आज, क्योंकि ईद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है थ्रू इंडिया, पूरे भारत में, तो मैं अपने मुस्लिम फ्रेंड्स जो हैं, मुस्लिम साथी, ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी हैं, मैं सभी अपने कंट्रीमैन को, मुस्लिम कंट्रीमैन को आज ईद की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और अ, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, और सभी अपने साथियों से मैं भी प्रे करूंगा, किसी भी धर्म के लोग जो हैं, तो प्लीज सेलिब्रेट दीज थिंग्स कलेक्टिवली, क्योंकि हम तो इस बाग के फूल हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, कलरफुल। हमारा बात जो कलरफुल है, ये इन्हीं रंगीनियों के लिए इसको माना जाता है, और हमारा इसीलिए हमारा कल्चर जो सबसे यूनिक है।
तो फ्रेंड्स, मैंने कल्चरल स्टडीज के बारे में भी एक बार आपको थोड़ा सा वीडियो बताया था, तो इसके बाद कल्चरल स्टडी के बारे में आगे हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट और टुडेज टॉपिक, जाफरी चासर। और हम आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो जाफरी चासर हैं। इनकी लाइफ, वर्क्स और कैरियर पे बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, जाफरी चासर, जाफरी चासर लाइफ, वर्क्स एंड कैरियर। Part 1 starts here. Geoffrey Chaucer, often referred to as the father of English literature, was the prominent figure in English poetry during the Middle Ages. Here's an overview of his life history. Friends, first of all, शुरुआत में हम करते हैं इनका अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। अर्ली लाइफ इनकी कैसी रही? तो जाफरी चासर्स अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन आर shrouded in mystery with few conceived details available. उनकी डिटेल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हमारे पास नहीं है, पर कुछ कंक्रीट जो डिटेल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस बात आपको ब्रीफली बताऊं, क्योंकि ये एक मेरा शॉर्ट किस्म का वीडियो है, कोई लेंथी नहीं। जो जो जरूरी चीजें हैं हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट स्टेट सेट एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, Geoffrey Chaucer's early life and education are shrouded in mystery with few concrete details available. Here's what we know. तो हम इनके बारे में क्या जानते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Chaucer was born around 1343 in London. लंदन में पैदा हुए, एग्जैक्ट डेट का कुछ पता नहीं है। अराउंड 1343 में इनकी पैदाइश हुई है लंदन में, इंग्लैंड में। टू जॉन चासर, a wine merchant, and Agnes Copton. His mother's name was Agnes Copton, and father was John Chaucer. So his exact birthplace is uncertain, but it is believed to be in or near Thames Street in London. Little is known about his childhood, but it's presumed that he received a basic education in reading, writing, and arithmetic, likely at a local grammar school. His family's middle class status would have afforded him some educational opportunities beyond the basic level. Chaucer's early exposure to the bustling commercial hub of London would have undoubtedly influenced his worldview and later writings. London in the 14th century was a vibrant city, teeming with trade, politics, and culture, and Chaucer's experiences in this environment likely left a lasting impression on his literary imaginations. तो इस तरह से इनको हालात ही ऐसे बचपन में ऐसे मिले हैं कि उस दौरान में एक वाइब्रेंट उनको कल्चर मिला है, वाइब्रेंट इन्वायरमेंट उनको मिला, जो कि ट्रेड, पॉलिटिक्स, कल्चर और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ा हुआ था। सो चासर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इन चीजों को सीखने के लिए, देखने के लिए। सो इट्स पॉसिबल दैट चासर received further education at one of the Inns of Court in London institutions where law students trained. जहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, इसी ऐसे ही एक इन में या उनके कोर्ट की जो लंदन में जो था वहां पे उनकी ट्रेनिंग्स हुई। दिस कुड एक्सप्लेन हिज लेटर familiarity with legal terminology and procedures, which is evident in some of his works. तो इस तरह उनके वर्क्स जो है उनमें एविडेंट है, साफ जाहिर है, ऐसी ये माहौल जो उन्होंने देखा है। Overall, while details about Chaucer's early life and education are scant, it's clear that he emerged from this formative period with a solid foundation that would later serve him well in
हिज लिटरेरी एंड्योर्स। तो इनके जो भी लिटरेरी एंड्योर्स रहे, उनकी कोशिशें जो रही हैं, तो इनमें एक झलक मिलती है हर उन चीजों की जो कि इनके लाइफ कैरियर के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, जाफरी चासर्स कैरियर वाज as diverse as it was influential, encompassing various roles within medieval English society. Here is a detailed look at his career. Friends, in the next part, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में कि हम जाफरी चासर्स के जो कैरियर के बारे की हम बात करेंगे। तो जाफर चासर्स कैरियर वाज एज डाइवर्स as it was influential, encompassing various roles within medieval English society. His, his a detailed look, तो here is a detailed look at his career. तो उसके कैरियर पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो विद सम सब हेडिंग्स, तो सब हेडिंग्स में सबसे फर्स्ट पहली सब हेडिंग हमारे पास है अर्ली कैरियर। सबसे पहले उनका अर्ली एज का जो कैरियर क्या रहा। तो चासर्स अर्ली कैरियर path was shaped by his family's connections and his own talents. इनके फैमिली के कनेक्शंस अच्छे रहे रॉयल्टी के साथ, रॉयल फैमिली के साथ, या राजा महाराजों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस दौर का। तो ही सर्व्ड एज ए पेज इन द हाउस होल्ड ऑफ एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है उनके हाउस होल्ड में एज ए पेज, एज ए इंपॉर्टेंट पर्सन वहां पे इन्होंने काम किया है। तो काउंटेस ऑफ अल्स्टर जो थी, which provided him with exposure to courtly life and aristocratic circles. aristocratic circles इनको देखने को उनके कनेक्शंस वहां पे जो है aristocratic circles हैं उनके, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा है कि इनके फैमिली लाइफ में इनको एक अच्छा कैरियर इनको मिला है बचपन से। दिस एक्सपीरियंस likely influenced his understanding of courtly love and social hierarchy। तो कोर्टली लव और सोशल जो सिस्टम है, सोशल में जो हायरार्की सिस्टम है, तो उसको समझने में इनको मौका मिला, इनको अंडरस्टैंड करने में इसको मौका मिला है। तो सोशल क्या क्या समझने में मिला इनको, कोर्टली लव एंड सोशल हायरार्की, थीम्स दैट recur in his literary works. So friends, in the second subheading, इसको हमने डिवाइड किया जैसे मिलिट्री सर्विस। तो एक काफी जहीन आदमी रहे चासर। इनकी मिलिट्री सर्विस में इन्होंने अपने देश के लिए भी काम किया। तो मिलिट्री सर्विस में क्या है, चासर्स मिलिट्री सर्विस इज डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग द 100 Years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। फ्रेंड्स, हमने 100 Years की बात की थी जब हमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में की बात कर रहे थे। तो आप इस स्पेशल वीडियो के उसमें जाके देख सकते हैं। तो 100 Years वॉर जब इंग्लैंड में हो रहा था, ही सर्व्ड एज ए सोल्जर इन द इंग्लिश आर्मी। तो इंग्लिश आर्मी में एज ए सोल्जर काम किया, सिपाही का काम किया, पार्टिसिपेटिंग इन कैंपेन्स on the continent. His experiences in the military may have influenced his later writings. तो बाद में जो उन्होंने लिखा जो राइटिंग है, उनमें इनके यही मिलिट्री करेज जो है या मिलिट्री एक्सपीरियंसेस उनको दर्शाता है, वहां पे रिफ्लेक्ट होती हैं वो चीजें उस राइटिंग्स में। तो पार्टिकुलरली हिज पोर्ट्रेयल ऑफ वॉरफेयर एंड कैवलरी इन वर्क्स सच एज द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है चासर का। सिर्फ चासर का ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, आप पूरे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की बात कीजिए तो कैंटरबरी एक वन ऑफ द बेस्ट और मल्टी फैक्शनल है। उसमें हर एक चीज को दर्शाया गया है, हर एक चीज को बताया गया है। तो कैंटरबरी टेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट। आप यूजीसी नेट और किसी स्टेट सेट का या आपका हायर एजुकेशन में कोई एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, तो कैंटरबरी टेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन होते हैं। जब तक हम उसको डिटेल से न पूछें, आप उसको डिटेल से ना पढ़ें, स्टडी ना करें, तो
आंसर दे पाना मुश्किल होता है। तो सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम शायद कंट्रीब्यूटरी डिटेल्स की बात करेंगे। लेट अस talk his experiences in the military may have influenced his later writings, particularly his portrayal of warfare and cavalry in works such as The Country. फ्रेंड्स, नंबर 3 पे हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक मिशंस। चासर के डिप्लोमेटिक मिशंस पे बहुत ही ही हैज हेल्ड मेनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की किंगडम में, वहाँ के गवर्नमेंट में काफी इंपॉर्टेंट इनको पोजीशंस वहाँ पे मिली हैं, और बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, इनका एक टैलेंटेड पर्सन होने की वजह से, ऑलराउंड पर्सन होने की वजह से इनको हर जगह पे मौका मिला है, और इम्पोर्टेंट पोस्ट पे, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट पे उनने काम किया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द सब हेडिंग दैट, जिसमें हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक मिशंस। चासर्स diplomatic career was one of the most significant aspects of his professional life. He served as a diplomat and envoy for English Crown. तो इंग्लिश क्राउन के लिए उन्होंने एक डिप्लोमेट के तौर पे भी काम किया है। तो अंडरटेकिंग सेवरल डिप्लोमेटिक मिशंस टू फ्रांस, और अपने ये मिशंस कहाँ कहाँ पे उन्होंने चलाए अपने कंट्री के लिए, लाइक फ्रांस, इटली एंड लो कंट्रीज। These missions exposed him to different cultures. डिफरेंट कल्चर्स के साथ इनका एक्सपोजर हो जाता है, कनेक्शंस हो जाते हैं। These missions expose him to the different cultures, languages and literary traditions, enriching his own literary repertoire and providing him with valuable insights into international politics and diplomacy. तो जो डिफरेंट इन्हें कल्चर देखने को मौका मिला, डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझने का मौका मिला, तो इन्हीं चीजों ने, ट्रेडिशंस को देखने को मौका मिला, तो इन चीजों में इनको एक एनरिचमेंट आई, एक्नॉलेजमेंट आई, इनको एक हर चीज का नॉलेज हुआ, इल्म हुआ, जो कि इनको एक एक्सपर्टी में इनको काम आया अपनी लाइफ में। चाहे वो फिर हम किसी पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, या फिर इनके हम लाइफ कैरियर की बात करें, इनकी राइटिंग्स की बात करें। So, friends, moving to the next subheading, हमारे पास नेक्स्ट सब हेडिंग में हमने बात किया है सिविल सर्विस। अब इनका रोल एज ए सिविल सर्वेंट क्या रहा? तो इन एडिशन टू हिज डिप्लोमेटिक ड्यूटीज, चासर हेल्ड वेरी सिविल सर्विस पोजीशंस थ्रू आउट हिज कैरियर। जैसे हमने पहले ही बात की, उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्टल डिपार्टमेंट्स को हेड करने का मौका मिला, उनको लीड करने का मौका मिला। तो ही सर्व्ड एज ए कॉस्ट्यूम्स ऑफिशियल, कंट्रोलर ऑफ द वूल कस्टम in the port of London, and clerk of the King's Works, among other roles. बहुत सारे रोलों के बीच में जो कुछ खास जो रोल्स की हमने बात की, जैसे कस्टम ऑफिशियल, कंट्रोलर ऑफ होल कस्टम इन द पोर्ट ऑफ लंदन, एंड क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स। अब किंग के वर्क्स के भी क्लर्क रहे हैं, among other roles. These administrative positions allowed him to interact with people from diverse backgrounds and provided him with a steady income, जिसकी वजह से इनको डाइवर्स लोगों के साथ, काफी बैकग्राउंड के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। उसके साथ साथ में इनकी इनकम में भी एक इम्प्रूवमेंट आई। तो albeit steady income, albeit one that was sometimes fraught with financial difficulties. जैसे हमने पहले बताया कि इनके, जब हमने इनके बचपन की बात की थी, तो इनके शुरुआती साल जो थे वो काफी मुसीबत में गुजरे हैं, पॉवर्टी में गुजरे, फाइनेंशियल क्रंच रहा। पर अब वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम जो थी, वो अब इनकी डिफिकल्टीज वो दूर हो चुकी हैं, बल्कि अब ये एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस में आ चुके हैं, स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं अपनी टैलेंट की वजह से। Friends, moving next to the next and fifth subheading, that is literary pursuits. अब literary pursuits इनके तो लाजवाब हैं, क्योंकि चासर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। तो थ्रू आउट हिज कैरियर, चासर परस्यूड हिज लिटरेरी इंटरेस्ट
alongside his professional responsibility। तो अपनी प्रोफेशनल जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिम्मेदारियां थी, उनके साथ साथ उन्होंने अपना लिटरेरी इंटरेस्ट जो है उसके साथ भी कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि उसको भी साथ में चलाते गए। ही रोट पोइट्री एंड प्रोज इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, demonstrating his versatility as a writer. His literary output includes works such as, तो ये लिटरेरी जो इनका जो वर्सटाइलिटी थी, इसका क्या आउटपुट निकला, तो बहुत सारे टॉप मोस्ट वर्क्स दिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो सच एज द कंट्रबरी टेल्स, ट्रायलिस एंड क्रिसीट, द बुक ऑफ द डचेस एंड द पार्लियामेंट ऑफ होल्स। सुपर सुपर ये वर्क्स हैं इनके, बहुत ही वाइब्रेंट और लिविंग ऑल टाइम लिविंग वर्क्स हैं, जो कि हर वक्त किसी भी जगह पे आपको सपोर्ट करते हैं। These works reflect Chaucer's keen observation of medieval society। तो medieval society का एक कंसेप्ट जो है उसकी ऑब्जर्वेशन पे के बेस पे ये वर्क्स हैं। His mastery of various literary genres and his innovative use of language। तो एक चूंकि हमने बात की थी कि इंग्लिश बनी कैसे, जब हमने ओरिजिन की बात की थी, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज कैसे बनी, तो उसमें बहुत सारी हमने बात की थी। इंग्लिश एक इट वाज नॉट ए लैंग्वेज, एक कंप्लीट लैंग्वेज नहीं थी। इट इज सम टोटल ऑफ सम डायलेक्ट्स, लोकल मिक्सचर ऑफ मेनी डायलेक्ट्स। तो इसी तरह से इनका एक रोल ये भी रहा कि इनमें इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज में एक इनोवेटिव रोल रहा, इनको इनोवेट करने में, नई चीजें आजाद करने में, एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को एक शेप देने की। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब हेडिंग, नेक्स्ट एंड सिक्स सब हेडिंग में हम बात करेंगे चॉसर्स लेटर ईयर्स की। लेटर ईयर्स में क्या है? इन हिज लेटर ईयर्स चॉसर फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड लीगल ट्रबल्स। देखिए, फिर से एक जमाना आ गया कि इनको फिर से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, इंक्लूडिंग एक्विजिशंस ऑफ डेब्ट एंड ब्रेचेस ऑफ ट्रस्ट इन हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो इन पे इल्जामात लगाए गए कि इन्होंने ब्रेच किया है फेथ को, जो विश्वास इन पे किया गया था। तो ऑफिशियल ड्यूटीज उन्होंने कुछ घपले किए, उनको मिसट्रस्ट शो किया है। इस तरह की इस किस्म के उनको एक्यूजेशंस यानी कि इल्जामात उनको लगाए गए। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, और ये बहुत बड़ी जो ग्रेट चैलेंजेस इनके सामने आई, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस ही कंटिन्यू टू राइट एंड ट्रांसलेट वर्क्स अनटिल हिज डेथ। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने अपने कैरियर के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने लिटरेरी वर्क्स के साथ। तो इन्होंने कंटिन्यू किया, ही कंटिन्यू टू राइट एंड ट्रांसलेट वर्क्स अनटिल हिज डेथ। हिज लिटरेरी रेपुटेशन कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर हिज पासिंग। उनके पासिंग के बाद, इनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ के बाद भी इनका रेपुटेशन बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। सीमेंटिंग हिज स्टेटस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इस चीज को कंटिन्यू करता गया, सीमेंट करता गया, जोड़ता गया आगे, कि ये फ्लो कभी टूटा ही नहीं। उनके टैलेंट की वजह से, चासर जॉफरी चासर के अपने टैलेंट की वजह से, और उनके जो वर्क्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट बन गए दुनिया में। तो इस तरह से उनका स्टेटस जो है ग्रो होता जा रहा है आफ्टर हिज पासिंग, मरने के बाद भी। सीमेंटिंग हिज स्टेटस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट हैं। सो फ्रेंड्स, इस कैरियर की बात, हम जो लाइफ कैरियर की बात करें तो इसमें हमें ओवरऑल चॉइसेस कैरियर वाज मार्क्ड बाय रिमार्केबल ब्लेंड ऑफ मिलिट्री सर्विस, डिप्लोमेटिक मिशंस, सिविल सर्विस एंड लिटरेरी परस्यूट्स। His multifaceted experiences in the different spheres of medieval society informed his writings and contributed to his enduring legacy as a towering figure in English literature. So friends, this was our next part. अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। जैसे हम पहले पार्ट में इनकी लाइफ कैरियर के बाद में बात की, दूसरा उनके लिटरेरी वर्क के बारे में बात की हमने। तो अब लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस इनकी क्या क्या रही, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 3 में। तो सो फ्रेंड्स,
Geoffrey Chaucer's literary contributions are vast and profound, marking him as one of the most influential figures in English literature. His works span various genres and themes, showcasing his mastery of language, storytelling, and keen observation of human nature. Here is an in-depth look at some of his most significant literary contributions. तो फ्रेंड्स, इनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे इन ब्रीफ। बट बाकी तो करेक्ट, चौसर एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत कुछ लिखा है। हम इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ब्रीफ, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रीफ बात कर रहा हूँ, लिटरेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, चासर के बारे में ब्रीफ बात कर रहे हैं आज, थोड़ा थोड़ा कि क्या हम इसके बाद एक एक वर्क पे इनके हम डिटेल्ड हम वीडियोस बनाएंगे। तो आप स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से बीच में यही कहूंगा कि टू सपोर्ट मी प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा चैनल जो है मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं, आप लोग मुझ तक पहुंच सको, और हम कलेक्टिवली इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का इंजॉय कर सकें। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अब द कंट्रोवर्सी टेल्स। इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जो है उसमें पहले नंबर पे सबसे टॉप मोस्ट वर्क जो आता है वो है द कैंटरबरी टेल्स। अगर हम क्रोनोलॉजिकल भी इसको पढ़ें तो द कैंटरबरी टेल्स अनडाउटफुली चासर्स मैग्नम ओपस वर्क है, सबसे लिवली वर्क है। द कैंटरबरी टेल्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन इन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश नहीं है, अब मिडिल इंग्लिश में जब अभी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में है, ये अभी डेवलपिंग फॉर्म में है, तो मिडिल इंग्लिश में ये लिखी गई है। इट इज फ्रेम्ड एज ए नैरेटिव ऑफ ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। अब देखिए, हम कैंटरबरी टेल्स में क्या है कि पिलग्रिमेज को दर्शाया गया है। बहुत सारे और भी हमारे राइटर्स ने, जैसे नसीम अस्कील हैं, या बहुत सारे राइटर्स जो हैं, उन्हें बहुत सारी पिलग्रिम्स के बारे में, टेल्स के बारे में लिखा जाता है। तो पिलग्रिम की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं यात्रा, जैसे यात्री जाते हैं लोग, यात्रा करने कहीं जाते हैं, तो दैट इज पिलग्रिमेज। तो कंट्रीवरी के लोग जो है वो बहुत ही उनका कस्टम, जो कल्चर जो था वो पिलग्रिम पे बहुत जाते थे, यानी कि देवी देवताओं के पास जैसे जाते हैं लोग, तो वही तरह से वो भी अपने जिन भी अपने देवी देवताओं को मानते थे, अपने गॉड को मानते थे। तो इन जगहों पे, और खासकर फ्रेंड्स, मुझे एक और बात याद आई कि लकली वी पीपल आर लकी दैट, एक मेरा कोटेशन याद रखिए कि अप्रैल इज द मंथ ऑफ लव, और आज ये अप्रैल महीना है, टुडे इज 11th ऑफ अप्रैल 2024। तो कैंटरबरी टेल्स जो है ये भी अप्रैल के महीने में ही लिखी गई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैंटरबरी टेल्स जो है किस महीने में ये मनाई जाती है, कब लिखी गई। लिखी नहीं गई, बल्कि कैंटरबरी जो पिलग्रिमेज जो यात्राएं वो किस में चलती थी, अप्रैल के महीने। तो Canterbury Tales undoubtedly Chaucer's magnum opus. The Canterbury Tales is a collection of stories written in Middle English. It is framed as a narrative of group of pilgrims. एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स को बनाया गया है। और फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अब हमने ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स की बात की कि यात्री कितने थे, तो मैंने आपको पहले एक बार पूछा भी था, तो अब भी फिर मैं पूछता हूँ, क्या आप जो आपने इस चीज को पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो आप नेट से सर्च कर सकते हो कि please tell me that what was the actual number of pilgrims in the Canterbury Tales? यात्री कितने थे? Question number 1. Question number 2. Who are the host who offered the supper? एक होस्ट कौन था जिसने एक सपर ऑफर किया था पिलग्रिम्स को? और क्वेश्चन नंबर 3, क्यों उनको ऑफर किया था? व्हाट वाज कंपटीशन? और इसके बाद आप इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स, जो लेडी कैरेक्टर हैं, उनके नाम भी बताएं। तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सोचूंगा अगर आप लोग ये कर पाओ, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो कैंटरबरी टेल्स के जो पिलग्रिम थे
ट्रेवलिंग टुगेदर फ्रॉम साउथ यॉर्क टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकर। मैंने पहले ही बात की कि वो लोग अपने जिन भी गॉड वगैरह को मनाते थे तो उनके पास जाते थे वो। जैसे हमारे भी लोग मंदिरों में जाते हैं यात्राएं करने, मन्नतें करते हैं, या किसी और श्राइन पे जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। तो इसी तरह से वो लोग सेंट थॉमस बैकेट जो कि कैंटरबरी में है, कैथेड्रल में, वहां पे जाते थे उस पिलग्रिमेज पे। ईच पिलग्रम रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट सोशल क्लास एंड ऑक्यूपेशन। हर एक पिलग्रिमेज जो है चासर ने इस तरह से उनको परोया है उन करेक्टर्स को कि हर एक करेक्टर जो अपने आप में एक यूनिक करेक्टर रखता है। सोशल करेक्टर यूनिक उनका है, उनका जो वर्क कल्चर है वो यूनिक करेक्टर्स हैं। और ये सारी चीजें एक्चुअली हैं क्या? दीज आर द these characters represent those things, those cultures, those traditions. So each pilgrim representing a different social class and occupation tells a tale during the journey. और उस जर्नी के दौरान ये कहानी हमें बताते हैं चासर किसमें? द कंट्रवरी टेल्स में। थ्रू दीज टेल्स, अब जितनी भी इसमें एक और चीज के इसमें टोटल टेल्स कितनी थी? ये सम टोटल ऑफ सम टेल्स है। कैंटरबरी टेल्स जो है, टेल्स का मतलब ही एक प्लुरल फॉर्म ऑफ टेल है। टेल होता है सिंगल होती है। एक समझो एक समूह है, एक समअप है बहुत सारी टेल्स का। तो थ्रू दीज टेल्स चासर प्रोवाइड्स ए panoramic view of medieval English society, offering insights into its complexities, contradictions, and moral dilemmas. The variety of genres and themes explored in the contemporary tales, including अब कौन कौन से थीम है जैसे including romance, fabula, allegory, and moral fable. The demonstrates Chaucer's versatility as a storyteller. कितने वर्सटाइल थे ये स्टोरी टेलिंग में, ये भी इनके स्किल को दर्शाता है जाफरी चासर की। तो सो फ्रेंड्स, इन इट्स सेकंड सब हेडिंग हम बात करेंगे इनका वर्क ट्राइलिस एंड क्रिसीड। तो दिस एपिक पोएम रिटन इन मिडिल इंग्लिश इज चासर्स रीइमेजिनेशन ऑफ द ट्रेजिक लव स्टोरी बिटवीन ट्राइलिस। अब एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो किस किस के बीच में है? ट्राइलिस। ट्राइलिस कौन है? वो इज ट्राइलिस ट्राइज ट्रोजन प्रिंस एंड क्रिसिड। क्रिसिड को ये विडोड नोबल वुमेन, एक विडो है, नोबल वुमेन है, बट set against the backdrop of the Trojan War, and poem explores themes of love, fate, and the human condition. Chaucer's nuanced characterization, psychological depth, and intricate narrative structure elevate Troilus and Cressida to one of the finest achievements of medieval literature. medieval literature का one of the finest achievement है, one of the finest work था उनका, उनकी achievement थी in his writings. So friends, let us move to the third work, third important work of Chaucer, the Book of Duchess. The Book of Duchess, written as an elegy for Blanche. अब Blanche कौन है? Blanche of Lancaster, the late wife of John of Gaunt. अब John of Gaunt जो है उनकी जो डाइड वाइफ है, उन पे एक एलिजी है, एक मर्सिया है, एक सैडनेस का सैड पोइट्री है। The Book of Duchess is one of the Chaucer's earliest major works. The poem blends during vision with courtly romance as the narrator recounts his dream of encountering a grieving knight. तो एक grieving knight है जो अफसोस मना रहे हैं। अफसोस, ये नाइट कौन जो है जान ऑफ गांठ है, और ये लेमेंट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं अपनी वाइफ का। हु लेमेंट्स द लॉस ऑफ हिज बिलोव्ड, जो कि अपनी बिलोव्ड को के लॉस को लेमेंट कर रहे हैं। थ्रू रिच इमेजरी एंड एलिगरी। अब देखिए स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग स्टोरी क्या है कि इसमें लिटरेरी जो डिवाइसेस का यूज किया है, यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस बाय चासर इज सुपर।
Through his rich imagery and elegance, Chaucer explores themes of love, loss, and consolation, showcasing his poetic craftsmanship and sensitivity to human emotions. So, friends, in next and fourth subheading, we will talk about his other works in brief. Other बहुत सारे हैं पर थोड़ा सा कुछ जो important works है उस time के. तो other important works, in addition to his major works, Chaucer produced a wide range of poetry. तो टेल्स के साथ साथ में, प्रोज के साथ साथ में ए वाइड रेंज ऑफ पोइट्री भी इन्होंने प्रोड्यूस की है, लिखी है चौसर ने. एंड ट्रांसलेशंस और बहुत सारी डिफरेंट दूसरी लैंग्वेज, लैटिन एंड फ्रेंच और जर्मनी की लैंग्वेजेस से भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा हुआ है. हिज पार्लियामेंट ऑफ हाउस बहुत ही मशहूर वर्क है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके स्टेट सेट्स में, आपके यूजीसी नेट एग्जाम में. सो फ्रेंड्स, इन चीजों को हमें पढ़ेंगे डिटेल से. तो हिज पार्लियामेंट ऑफ हाउस इज ए ड्रीम विजन poem that explores themes of love and nature while the legend of good women. अब देखिए, पार्लियामेंट ऑफ हाउस जिसमें ड्रीम है, विजन है, जो कि एक्सप्लोर करती थीम्स ऑफ लव एंड नेचर. और अब इसी के साथ में हम बात करें इन इट्स कंट्रास्ट, while the legend of good women. अब उनका वर्क जो है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इज ए कलेक्शन ऑफ नैरेटिव्स. इसमें कुछ नैरेटिव्स हैं कलेक्ट किए हैं अबाउट वर्चुअस वुमेन फ्रॉम क्लासिकल मैथोलॉजी एंड लिटरेचर. Chaucer also translated several works from Latin and French. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चासर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं लेटिन या फ्रेंच के, उनको भी ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश, इंक्लूडिंग द रोमांस ऑफ द रोज एंड द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी बाय बुथियस. तो दीज वर्क्स, ये इसके ऐसे एग्जांपल है एक उनकी ट्रांसलेशंस की दूसरे लैंग्वेज से. So Chaucer's literary contribution not only shaped the development of English literature, but also influenced subsequent generations of writers from the Renaissance poets to the modern authors. His profound understanding of human nature, his skillful use of language, and his ability to capture the complexities of medieval society continue to resonate with रीडर्स अक्रॉस सेंचुरीज. सदियों से लोग इनको पढ़ते आ रहे हैं. इनका जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग जो है, उसकी वजह से, जो कि उनकी राइटिंग्स को हमेशा ही एक लिवली बनाता है, जिंदा बनाता है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये. किसी भी स्टेट सेट, यूजीसी नेट और आपके इस वक्त सीवीटी एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों के नीट के एग्जाम्स हो रहे हैं. तो इंग्लिश लिटरेचर जो में बहुत सारी चीजें जो कि बहुत ही माइन्यूटली हमें पढ़ने की जरूरत है. सो फ्रेंड्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स. प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड गो थ्रू दीज वर्क्स. तो पार्ट थर्ड एंड्स हियर एंड फ्रेंड्स नाउ स्टार्ट्स और पार्ट फोर्थ. जैसे मैंने पहले आपको बोला था, मैंने 5 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है. चासर्स की हमने जो वर्क्स, लाइफ एंड वर्क्स, कैरियर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट दिस फोर्थ पार्ट विद आई एम सो सॉरी, स्क्रीन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत आ रही थी सिस्टम में. सो लेट अस स्टार्ट लेटर लाइफ ऑफ चासर. अब हम लेटर लाइफ के बारे में बात करते हैं चासर. तो जाफरी चासर जो है, उनका लेटर लाइफ जो है was marked by a blend of literary club
accomplishments, financial challenges and political turbulence. Here's a detailed look. तो उनको आखिरी वक्त में भी काफी चीजों को उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ा, कॉन्फ्लिक्ट रहे, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही उनको, लिटरेरी, और वो सारी चीजें उनकी जो है वो लिटरेचर में उनको, लेकिन लिटरेचर में उनको दिखाने को मिली। उनका एक लिटरेचर का समझो कि एक डेवलप उनको एक फायदा हुआ। तो सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट सब हेडिंग की बात करते हैं उनकी लेटर लाइफ के बारे में। तो लेटर लाइफ का पार्ट 4 में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सो द फाइनेंशियल स्ट्रगल्स पहले नंबर पे आता है हमारे पास कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स उनको क्यों कैसे क्या रही। तो डिस्पाइट हिज लिटरेरी सक्सेस, चॉसर फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी जिंदगी भर, अगर चाहे उनको लिटरेचर में काफी सक्सेस मिले, सक्सेसफुल राइटर्स भी रहे, राइटर रहे, पर फिर भी उनको थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी उनको उनको फाइनेंशियल क्रंच रहा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रही। अगर चाहे, जैसे मैं पहले पढ़ा भी था कि बीच में जब वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे, वहां पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल उनका फाइनेंशियल डेवलप हुआ, उनको इंक्रीज हुआ। बट उनको जब एक्विजिशंस हुए, उनपे कुछ इल्जामात लगाए गए, मिसट्रस्ट विद गवर्नमेंट, मिसट्रस्ट विद किंग आर द कोर्टियर्स। तो इसके बाद एक फिर से उनके जिंदगी में एक मुसीबत आना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें चासर को बहुत ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। ही हेल्ड वेरियस ऑफिशियल पोजीशंस इंक्लूडिंग कस्टम्स कंट्रोलर फॉर द पोर्ट ऑफ लंदन, बट दीज रोल्स ऑफन केम विद लो पे। ये रोल भी इनको इनको ज्यादा पैसा नहीं सपोर्ट कर सकी, लो पे इनको मिली। एंड डिड नॉट प्रोवाइड हिम विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं कर पाए अपने आप को फाइनेंशियल तौर पे। एडिशनली चासर एनकाउंटर्ड पर्सनल डेब्ट इश्यूज, पर्सनल डेब्ट इशू, काफी कर्जदारी जो है, तो कर्जे में डूबे हुए थे, वो भी इशू उनको रहे, तो जिससे उनको काफी दो चार होना पड़ा, सामना करना पड़ा। विच प्लेग्ड हिम फॉर मच ऑफ हिज लाइफ, जिन्होंने इनकी जिंदगी को एक प्लेग बना दी, एक बीमारी बना दी, एक जहन्नम बना दिया। He frequently borrowed money and faced legal disputes or unpaid debts. अपनी फाइनेंशियल जो वीकनेस है उनकी, उसकी वजह से उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी बार उनको डेबिट लेने पड़े, कर्ज लेना पड़ा लोगों उधार, लोगों से, फ्रेंड से या बैंक से। तो इनको पेमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आती थी, जिसके काफी डिस्प्यूट ही रहा उनको इस चीज के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस, उनकी पब्लिक सर्विस। Chaucer continued to his career in public service during his later years. तो later years में उनने, जैसे कि हमने पहले बात की थी, ये during his youth उन्हें जवानी में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड की। बट अब लेटर ईयर्स में भी उनको अपना कैरियर चलाने के लिए, अपना फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए उनको वो काम करना पड़ा है। तो सो चासर कंटिन्यूड हिज कैरियर इन पब्लिक सर्विस ड्यूरिंग हिज लेटर ईयर्स टू। He held positions such as clerk of the king's works, overseeing construction projects for the royal places, ये काम करते रहे वो। And later served as a justice of the peace for Kent, Kent के लिए वो justice of peace के वो एक जज वहां पे रहे के तौर पे काम किया। His involvement in public service exposed him to the political intrigues and power struggles of the time. So friends, in the next and third subheading of his later career, we will discuss here the diplomatic missions. So Chaucer undertook several diplomatic missions on behalf of the English crown. These missions took him to the France, Italy, and other European countries where he engaged in negotiations and diplomatic exchanges. His travels broadened his horizon of exposing him to the different cultures, different languages, and literary traditions. These experiences undoubtedly influenced his writings, adding depth and richness to his works. तो इन सब की जो एक्सपीरियंस इनको मिला, बहुत सारे मिशंस पे ये रहे फॉरेन कंट्रीज में, तो अपने लैंग्वेज इनको रिच करने का मौका मिला, डिफरेंट कल्चर्स को देखने का मौका मिला, डिफरेंट लैंग्वेजेस को ऑब्जर्व करने का, उनको समझने का मौका मिला। तो ये सारे का जो असर जो था, तो एक पॉजिटिव असर इनको हुआ कि उनको अपनी राइटिंग्स में इन चीजों को लिखने का मौका मिला, शेयर करने का मौका मिला।
So friends, next in the next step we are discussing about the literary output. तो लिटरेरी आउटपुट बहुत ही जबरदस्त है, खूबसूरत है. तो डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल and financial troubles, Chaucer continued to write prolifically during his later years. तो अपने कैरियर के साथ साथ दूसरे कामों के साथ साथ इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर जो कंटिन्यू रखा. ही प्रोड्यूस सम ऑफ हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. उस पीरियड में उन्होंने बहुत से अपने सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट वर्क्स को प्रोड्यूस किया, पब्लिश करवाया, इंक्लूडिंग द कंप्लीशन ऑफ, जैसे कि इसी दौरान में उन्होंने क्या किया, अपने कैंटरबरी टेल्स को भी कंप्लीट किया. हालांकि ये कंप्लीट नहीं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये भी कि कितनी स्टोरीज वो लिखना चाहते थे उसमें और कितनी लिखी गई. तो फ्रेंड्स ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा. माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द सीनियर्स, ऑल द लविंग पीपल, ऑल द लिटरेचर लविंग पीपल, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा. प्लीज ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स के हाउ मच स्टोरीज Chaucer wanted to write, how much and how much he completed. कितनी कम स्टोरीज को वो लिखना चाहते थे कंट्रोवर्सी टेल्स में और कितनी कंप्लीट कर पाए. So this masterpiece, the controversy tales, this masterpiece written in Middle English showcases Chaucer's skill in storytelling, characterization, and social commentary. It provides a vivid snapshot of English society in the late 14th century and remains one of the defining works of medieval literature. तो medieval literature का बहुत ही defining work रहा है ये, बल्कि आज भी every time evergreen work है ये, the contemporary tales. So friends, in the next step, in the next subheading, next and fifth subheading, we are discussing legacy and influence. तो Chaucer's legacy क्या रही अपनी as a literary work, एज ए पोइट, एज ए राइटर, और जो डिफरेंट उनने पोजीशन हेल्ड की, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या रहा. सो फ्रेंड्स, लिगेसी एंड इन्फ्लुएंस. Chaucer's literary legacy continued to grow in his later years and beyond. तो अब शुरुआती दौर में तो चलो नए नए थे, अब उसके साथ जब पब्लिक डोमेन में इनकी चीजें आई, इनकी राइटिंग्स आई, तो काफी ज्यादा फेमस होते गए और इनकी फेमसनेस का जो एरिया है वो ब्रॉडन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. और ये सिर्फ उनकी जिंदगी तक नहीं बल्कि उसके बाद भी लेटर ईयर्स एंड बियॉन्ड, उसके बाद भी इनका लिगेसी जो है ग्रो होती गई. हिज वर्क्स हेल्प टू एस्टेब्लिश इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज. तो जैसे हमने पहले बात की कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक टूटी फूटी चीजों से मिला के, डिफरेंट डायलेक्ट से मिला के इसको एक कंप्लीट शेप दी जिसको हम इंग्लिश कहते हैं. तो सो हिज वर्क्स हेल्प टू एस्टैब्लिश इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज, मूविंग अवे फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ लैटिन एंड फ्रेंच. तो पहले डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस जो थी वहां पे लैटिन और फ्रेंच थी. अब उस चीज से हटके एक ऐसा मौका मिला, ऐसा ऑप्शन दिया जेफरी चासर ने कि हमारे पास एक नई लैंग्वेज जो है वो जो वजूद में आई, अब उसको हम एक्सपीरियंस करने का भी अब हमें हमारे पास साधन उन्होंने दी. सो ही इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ राइटर्स इंक्लूडिंग विलियम शेक्सपियर. सो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर बहुत ही मेरे फेवरेट राइटर है, ऑथर है, पोइट है. ही इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ राइटर्स. बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर हुए इनसे, जो कि जिन्होंने इनसे इंस्पायर होके चाहा कि हम भी चासर की तरह, जाफरी चासर की तरह कुछ काम करें, कुछ लिखना शुरू करें, कुछ लिटरेचर को डेवलप करें, लिटरेरी वर्क करें. तो जैसे कि विलियम शेक्सपियर थे, जॉन गांट, जॉन मिल्टन है, एंड काउंटलेस अदर्स, बहुत सारे जिनकी हम गिनती करना भी हमारे लिए पता नहीं कितने राइटर्स हैं जो कि इनसे इंस्पायर हुए. पर सम फेमस राइटर्स की हम बात यहाँ पे करते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, और भी जैसे जॉन गवर, बहुत सारे लोग थे. Chaucer's innovative use of vernacular English. अब चासर का इनोवेटिव जो तरीका है, उनका एक नया अंदाज जो है वर्नाकुलर इंग्लिश को यूज करने का, एंड हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स
such as love, morality, and human condition, and showed his enduring influence on English literature. तो बहुत ही इनका बहुत ही असर है, बड़ा असर है इंग्लिश लिटरेचर पे, जिसको देख के, इनकी राइटिंग्स को देख के लोग फिदा हो जाते हैं इनकी राइटिंग्स पे, और दे आल्सो स्टार्टेड, उन्होंने कोशिश की कि हम भी कुछ ना कुछ लिखें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी डेथ और बरियल। पार्ट 4 में, हमारा पार्ट 4 चल रहा है। तो नेक्स्ट इनकी डेथ और बरियल की जब बात करेंगे हम अंडर द 6th सब हेडिंग, तो जाफरी चासर पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 25, 1400। 25 अक्टूबर 1400 में, 1400 को जाफरी चासर जो है उनकी मौत हो जाती है। तो ही वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर अबे। और एक ऐसे राइटर थे, पहले राइटर जिनको वहां पे इनको बरी किया गया इन व्हाट इज नाउ नोन एज द पोइट्स कॉर्नर, जिसको पोइट्स कॉर्नर कहा जाता है इन्हीं के वजह से। alongside other literary luminaries, his tomb become a site of pilgrimage। अब देखो इनका टॉम जो मकबरा है, वहां पर जो कबर इनकी खोदी गई, उस पर जो स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसको एक पिलग्रिमेज, एक यात्रों का, एक यात्रा करने का, एक लोग उसको उनको इतना इस तरह से गॉड मानने लगे, और वहां पे यात्राएं करने जाने लगे, वहां पे मन्नतें करने लगे, उसको विजिट करने जाने लगे। तो रिफ्लेक्टिंग द वाइड स्प्रेड एडमायरेशन, जिससे क्या होता कि उनकी एडमायरेशन, तारीफ जो है हर जगह बढ़ती जा रही है, बढ़ती गई, बढ़ती जा रही है अब भी। एंड द वाइड स्प्रेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवरेंस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, और इनके वर्स को देख के इनको रेवरेंस दी जाती है, इनको बहुत बड़ी इज्जत दी जाती है लिटरेचर के लिए जो इन्होंने काम किया। तो सो फ्रेंड्स, अगर हम सम अप की बात करें, इन समिंग अप, जो हमने अब इनके कैरियर की बात की, इनके चासर के लाइफ कैरियर में जो इनके जो कंट्रीब्यूशन रही, उसकी जब हमने बात की, तो इसको सम अप करते हुए हम किस कह सकते हैं, इन समरी चासर्स लेटर लाइफ वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेरी अचीवमेंट। अब देखो एक कॉम्बिनेशन है, वो थी वो लिटरेरी अचीवमेंट में भी है, इसमें है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी रही इनको इसमें, एंड पब्लिक सर्विस भी इनको, पब्लिक सर्विसेज भी इन्होंने की। तो डिस्पाइट द चैलेंजेस ही फेस्ड, इन्होंने बहुत सारी चैलेंजेस फेस की, लेकिन उसके बावजूद बावजूद डिस्पाइट द चैलेंजेस, ही कंटिन्यू टू राइट एंड कंट्रीब्यूट टू इंग्लिश लिटरेचर, लिविंग बिहाइंड ए लीगेसी दैट एंड्यूर्स टू दिस डे। तो आज तक भी जो एक लीगेसी जो हमारे पास है लिटरेचर की, तो इन्होंने हमें एक हर एक रीडर जो है उसको मजबूर कर देते हैं इनकी ये चीन चीजें को पढ़ने में, समझने के लिए। तो इन्होंने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी स्ट्रगल्स इन्होंने की, और फिर भी उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे काम किए। सो फ्रेंड्स, पार्ट 4 एंड्स हियर, एंड वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट 5। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मैंने इस लेक्चर को एक ब्यूटीफुल लेक्चर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए मैंने इसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। तो फ्रेंड्स, हियर इज योर पार्ट 5, पार्ट लास्ट एंड पार्ट 5। सो तो पार्ट 5 में बात करें लीगेसी ऑफ चासर। अब लीगेसी, जाफरी चासर्स लीगेसी इन इंग्लिश लिटरेचर इज प्रोफाउंड एंड फार रीचिंग, shaping the course of literary history in numerous ways। बहुत सारे वेज में हम लिटरेचर के माध्यम से हम बात करें, तो ये चासर की लिगेसी को हम बहुत सारी मल्टी लेयर्स में हम देख सकते हैं। तो हेज एन इन डेप्थ लुक एट हिज एंड्यूरिंग इम्पैक्ट। अब इनका क्या इम्पैक्ट रहा, हम डिटेल में बात करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स, हेज और सब हेडिंग 1 जो उनका इम्पैक्ट रहा लिटरेचर पे, लिगेसी का। तो पायनियरिंग इंग्लिश लिटरेचर, पायनर होता है वन हु इज, जो पहला होता है स्टार्ट करने वाला, पैट्रन। तो पायनियरिंग इंग्लिश लिटरेचर, चासर इज ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए ये चीजें याद रखने वाली हैं। तो चासर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है, चासर।
और पोइट्री का एट द सेम टाइम उनको पोइट्री का भी फादर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, चासर इज ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर for his significant role in popularizing the English language as a medium for literary expression। तो लिटरेरी एक्सप्रेशन के तौर पे, बात तो लोग वर्बल तो चलो था इंग्लिश का, पर डोमिनेटिंग जो लैंग्वेजेस जो थी, जैसे बात की फ्रेंच और लेटन था, तो इन लैंग्वेजेस के अलावा एक मीडियम इन्होंने दिया जो लोगों को, तो वो क्या था? इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। ड्यूरिंग हिज टाइम इंग्लिश वाज कंसीडर्ड ए रिलेटिवली कैरीड लैंग्वेज कंपेयर टू लेटन एंड फ्रेंच। जैसे मैंने पहले बात की, तो लेटन और फ्रेंच ही बड़ी लैंग्वेज को माना जाता था, और इंग्लिश को एक घटिया, समझो कि एक जो लो क्लास या मजदूर शख्स, उनकी लैंग्वेज को माना जाता था। विच वर मोर कॉमनली यूज्ड इन लिटरेचर, जो कि ज्यादातर यूज किए जाते कौन से, क्या चीज लिटरेचर में? फ्रेंच और लेटिन को ही ज्यादा यूज किया जाता था लिटरेचर में। ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। However, Chaucer's decision to write in English, particularly the vernacular Middle English spoken by common people, helped elevate the language and establish its legitimacy as a literary medium। तो इनकी अनथक कोशिश थी चासर की, जिसने इनको कामयाब बना दिया और लोगों को एक लैंग्वेज दी जो कि उनको हेल्प कर रही है कि अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को एक वजूद में लाने में। तो ये कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है चासर की, कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को शेप किया। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसमें कि कंट्रवरी टेल्स का क्या रोल है। तो द चासर्स टेल्स, द कंट्रवरी टेल्स, कंट्रवरी चासर्स मैग्ना ओपस, द कंट्रवरी टेल्स स्टैंड्स एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे हमने पहले भी बात की हमने, कि कंट्रवरी टेल्स बहुत ही बड़ा ग्रेटेस्ट वर्क इंग्लिश लिटरेचर में चासर का। दिस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन इन वर्स, अब देखो ये भी याद रखने वाली बात है, किस में लिखा है? वर्स फॉर्म में लिखा है। दिस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन इन वर्स प्रोवाइड्स ए विविड स्नैपशॉट, लेकिन सारी कंप्लीट टेल्स जो हैं वर्स में नहीं है, यानी कि पोइट्री फॉर्म में नहीं है, कुछ ही लिखी इसमें से। तो प्लीज ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए अपना आंसर, कि कितनी स्टोरी जो है, हाउ मेनी टेल्स वर रिटन इन वर्स इन द कंट्रवरी टेल्स। आपको पहले क्वेश्चन दिए मैंने कि कितनी टेल्स चासर लिखना चाहते थे, हाउ मेनी टेल्स चासर वांटेड टू राइट इन टोटल, बट और उन्होंने कंप्लीट कितनी की, कितनी बाकी रही। तो यही यहाँ पे चीज है कि कंट्रवरी टेल जो है, इसमें वर्स फॉर्म में कितनी स्टोरीज हैं और प्रोज में कितनी। दिस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन इन पर्स provides a vivid snapshot of medieval English society set against the backdrop of a group of pilgrims traveling to the shrine of Saint Thomas। तो ये सेट कहाँ की गई है? कैंटरबरी में, जहाँ के लोग क्या है, सेंट थॉमस जो बैकेट जो हैं, उनकी श्राइन पे जा रहे हैं यात्रा करने वहां के। अपनी कोई मन्नत वहां पे मांगी होगी, वो अपनी मन्नतें पूरी करने पे वहां पे कुछ चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ये, बहुत सारे यात्री हैं, पिलग्रिम्स हैं। तो दे आर ट्रेवलिंग टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट इन कंट्रबरी और कंट्रबरी कैथेड्रल। द टेल्स ऑफर ए डाइवर्स एरे ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स हैं इसमें हैं, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं वो। एंड नरेटिव्स रेंजिंग फ्रॉम रिबल्ड ह्यूमर टू profound moral insight। Chaucer's skillful use of characterization, dialogue, and narrative technique revolutionized the literary landscape of his time and laid the groundwork for the development of novel as a literary form। तो इन्होंने एक ग्राउंड परफॉर्म किया, ग्राउंड क्रिएट किया किसी चीज के लिए, नावल के लिए, जो इनकी कंटेम्परेरी टेल्स थे।
सो फ्रेंड्स, इसी में हम बात करते हैं लिटरेरी इन्फ्लुएंस की इन द सब हेडिंग नंबर 3। लिटरेरी इन्फ्लुएंस इनका क्या रहा? तो चासर्स इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट जनरेशंस ऑफ राइटर्स कैन नॉट बी आउटस्टेटेड। हिज वर्क्स इंस्पायर्ड काउंटलेस पोइट्स, प्ले राइट्स, जैसे मैंने पहले ही बात की, काउंटलेस बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, जो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। किसी ने पोइट्री लिखने शुरू करे, किसी ने प्ले लिखने शुरू किए, कुछ लोग नॉवलिस्ट बनने शुरू हो गए, बोथ इन इंग्लैंड एंड अराउंड द वर्ल्ड। न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि थ्रू द वर्ल्ड, क्योंकि अब चासर जो पूरी दुनिया में की एक प्रोमिनेंट हस्ती बन चुके थे, और आज भी हैं, तब भी थे, आज भी थे, आज भी हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया में इनका एक वाइड स्प्रेड, इनका फेमस बन चुके हैं। तो अब लोग पूरी दुनिया में इनसे इंस्पायर होके बहुत सारी चीजें जो है लिख रहे हैं। और यहाँ तक कि सिर्फ लिखा ही नहीं, बल्कि ये तो एक एपिटोम रहे एक्टिंग के। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। शेक्सपियर, जाफरी चासर जो है एक अच्छे एक्टर भी रहे हैं। विलियम शेक्सपियर, often considered the greatest playwright in the English language, drew upon Chaucer's characters and themes in several of his plays. तो चासर, विलियम शेक्सपियर, जिनको हम ड्रामा का किंग कहा जाता है, जिनको प्ले राइटर जो है, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने जो हैं वो अपनी स्टोरीज में, अपनी कहानियों में या अपनी पोइट्री में, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है चासर के ही सिलेक्टेड कैरेक्टर्स को उन्होंने भी लिया, बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिया। वो किस लिए? बिकॉज ये भी दर्शाता हमें कि विलियम शेक्सपियर किस तरह से इंस्पायर थे चासर से। हालांकि विलियम शेक्सपियर बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है आज, और वो भी एक किस तरह से इंस्पायर हुए थे चासर, जाफरी चासर के वर्क से। सो द जॉन मिल्टन, another towering figure in English literature, paid homage to Chaucer in his epic poem Paradise Lost. तो जॉन मिल्टन जो बहुत ही फेमस, मशहूर फेमस राइटर हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका स्टेट का सेट है, आपका CUT CUET है, आपका नीट है, या फिर UGC नेट है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइटर है हमारे जॉन मिल्टन। उनके बहुत सारे वर्क्स। तो जॉन मिल्टन जो है वो भी एक, चूंकि एक टावरिंग फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में, उनने इनको होमेज पे किया था, क्या लिख के? पैराडाइज लॉस्ट। तो ये भी एक नोट करने वाली चीज है कि मिल्टन ने जो पैराडाइज किसको होमेज पे करने के लिए लिखा था। या तोड़ मोड़ के क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द पोइम एंड द राइटर विच पेड होमेज टू चासर। वो राइटर और उनकी पोइम जो कौन सी थी जिनने होमेज पे किया था किसको? चासर को। इस तरह से भी आ सकता है, या किसी तरह से भी, क्योंकि UGC एक जो है NTA अब एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे पास अगर डिटेल्ड नॉलेज है, डिटेल्ड स्टडी हमने की है, तो हम किसी तरह का आंसर दे सकते हैं। चासर्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड द रियलिज्म ऑफ लिटरेचर। अब लिटरेचर से बढ़ के और भी इनका ज्यादा असर पड़ता है। विद स्कॉलर्स critics drawing upon his works to explore themes of identity, social class, social class and cultural exchange। तो कल्चरल एक्सचेंज जो है, या सोशल क्लास है हमारे, या कोई भी आइडेंटिटी किसी पहचान है, तो इनका जो रुतबा जो और ज्यादा बढ़ जाता है जब इनके क्रिटिक्स भी इनको पढ़ते हैं, इनकी पढ़ने की कोशिश करते हैं, और खंगालते हैं इनके हर एक लिटरेचर चीजों को, और वहां से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हाँ। नो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो सब हेडिंग है, जिसमें बात करें शेक्सपियर के बाद, लैंग्वेज एंड स्टाइल। उनका लैंग्वेज, किस किस्म की लैंग्वेज यूज करते थे अपने लिटरेरी वर्क्स लिटरेचर में, और स्टाइल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज क्या था। तो चासर्स राइटिंग played a crucial role in the development of the English language. His use of vernacular English
standardize and codify the language, paving the way for its evolution into the modern form spoken today. आज की जो मॉडर्न फॉर्म जो इंग्लिश हम स्पोक करते हैं, तो वो सारी देन जो यहाँ किसकी है, वो चासर की जो मेहनत है, उन जो वर्नाकुलर उनने एक लोकल लैंग्वेज जो अंडर डेवलप्ड जो लैंग्वेज जो थी, अंडर मॉडिफाइड जो लैंग्वेज जो थी, उसको मॉडिफाई किया, उसको एक स्ट्रक्चर दिया। तो आज जो हम यूज करते हैं, वो ये सारा जो है स्टाइल जो किसका है, चासर की ही वजह से उनका लैंग्वेज का यूज करने का स्टाइल था, उनकी लैंग्वेज थी जो उन्हें डेवलप की, और उनका स्टाइल जो यूजिंग लिटरेचर में जो है। तो यही चीज है कि आज तक हम इंग्लिश को हम पढ़ पा रहे हैं। Chaucer's poetic style characterized by its rhythmic meter। अब उसमें रिदम्स क्या है, मीटर क्या है, किस मीटर से कौन सी पोएम जो कौन सी लाइंस किस मीटर में है, कौन सी राइमिंग स्कीम में है, कौन सी, तो ये सारी चीजें जो है ये काफी रिच इमेजरी हमें प्रेजेंट करती हैं। एंड नॉन सेल्फ कैरेक्टराइजेशन सेट की हुआ है, जो कि एक बेंच मार्क है हमारा फॉर द लिटरेरी एक्सीलेंस that subsequent writers aspire to emulate. So, friends, next and the fifth subheading, we will talk about cultural icon. So, he was a cultural icon. So, Chaucer's enduring popularity has made him a cultural icon in English speaking countries. तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो हैं, उनको कल्चर का एक आइकन माना जाने लगा, because of his familiarity, because of his good works, because of his vibrant and lively works. तो his works are still widely studied in schools and universities। आज तक उनके, हालांकि 1400 ईस्वी में उनकी डेथ हुई है, तो कितनी सेंचुरीज, कितनी सदियों से, आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, अब भी स्टिल जो भी इनके वर्क्स जो पढ़ता है, तो ही एंजॉयज वेरी वेल। तो हिज वर्क्स आर स्टिल वाइडली, इसी वजह से कि उनके वर्क्स जो है आज भी पूरे वाइड स्प्रेड हैं, पूरे स्टडीड किए जाते हैं इन द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, एंड एडाप्टेशंस of his tales continue to be produced in various forms। अब उनको जो भी इनके राइटिंग्स हैं, बहुत सारी इनके राइटिंग जो उनको लिटरेचर जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में, मान लो जैसे फिल्म्स में, ड्रामाज में, दूसरी चीजों में, टू बी प्रोड्यूस्ड इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्टेज प्लेज, स्टेज के प्ले किए जाते हैं, फिल्म्स की बनाई जाती है उनके लिटरेरी वर्क्स पे, एंड टेलीविजन सीरीज तैयार की जाती है। चासर्स image and influence are commentated in numerous ways, from statues and monuments to literary awards। तो बहुत सारी इनको कमेमोरेट किया जाता है उनको न्यूमेरियस वे से, बहुत से तरीकों से, जैसे कि उनके स्टैचूज को और मॉन्यूमेंट्स और टू लिटरेरी अवार्ड्स एंड फेस्टिवल्स डेडिकेटेड टू हिज मेमोरी। उनकी याद में बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनकी याद में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को याद किया जाता है, स्टैच्यूज को पूजा जाता है। जैसे हमने कहा था कि एक टॉम्ब जहाँ पे उनको दफनाया गया, तो बरी किया गया, उसको एक पिलग्रिमेज साइट बनाया गया। तो एंड फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल उनके नाम पे डेडिकेट किए गए हैं, उनको याद करेंगे टू हिज मेमोरी। उनकी याद में बहुत सारे फेस्टिवल भी डेडिकेट किए गए उनके लिए। सो फ्रेंड्स, हाँ, आज का हमारा जो सफर रहा इन टूडेज जर्नी विद चासर, हमने चासर के साथ आज हमने सफर किया, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमने जाना, उनके कुछ वर्क्स के बारे में ब्रीफली जाना, उनकी लिगेसी के बारे में जाना, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में जाना। सो फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूड करते हैं इसको, तो हमने क्या कुछ इसमें जो भी चीजें देखी क्या है, तो इन समरी, जाफरी चासर्स लिगेसी एज ए पायनियरिंग राइटर, linguistic innovator and cultural icon continues to resonate with readers and scholars alike। चाहे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, या इनके जो प्लेस को देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, हर एक रीडर जो है या स्कॉलर, सभी पूरी तरह से, ये नहीं कोई कम या कोई ज्यादा, जो भी इनको रीड करता है, जो भी इनके राइटिंग्स को पढ़ता है,
जो भी इनके राइटिंग्स पे जो बनी जो फिल्में हैं, जो प्लेज हैं, उनको देखता है, जो भी स्टेज शोज इनके इनके वर्क्स के बेस पे देखता है, वो सारे जो है काफी उनको एक कल्चरल आइकन मानते हैं जाफरी चासर को बराबरी तौर पे, ensuring his enduring relevance in the annals of English literature. So friends, this was uh, our today's lecture on Geoffrey Chaucer's his works, life and career. So friends, thank you for watching me. I hope you are enjoying English language and literature with weapon. And if really you are enjoying this, please support me. Please share my videos with your friends. Ask them to subscribe my channel.